गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। पुनर्गठन में जातीय संतुलन का रखा खास ध्यान। राजस्थान में 30 मंत्रियों का कोटा पूरा। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए कई दिग्गज। बाकी रहे दिग्गजों को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट होने की आस। अब मिशन 2023 पर नजर। नई टीम, नया जोश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। जिस विस्तार और पुनर्गठन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लंबे समय से तारीखें दी जा रही थीं, लंबे समय से जिसको लेकर उत्सुकता थी, वो होने के बाद अब सरकार के कामकाज में और संगठन की क्रियाशीलता में किस तरह का फर्क आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सरकार के पास 2 साल बचे हैं और इन्हीं सिपह सालाना कामकाज पर अब 2023 का दारोमदार होगा। कांग्रेस आश्वस्त है कि अगले चुनाव में एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा की परिपाटी टूटेगी। तो समझा जा सकता है कि चेहरों का चयन केवल संतुलन के लिए नहीं हुआ होगा। बहरहाल मंत्रिमंडल की नई तस्वीर में पार्टी के अंदरूनी संतुलन के, जातिगत संतुलन के, क्षेत्रीय संतुलन के, मेरिट के संतुलन के और वफादारी के पुरस्कार के कितने रंग किस तरह से भरने की कोशिश की गई है, आज इस शो में इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गजेंद्र सांखला जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी इस बहस में कर रहे हैं, पीसीसी के सेक्रेटरी हैं। मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और एसपी मित्तल साहब हैं, आप संपादक हैं और आपके ब्लॉग चर्चित रहते हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, एडवोकेट हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विचारक के तौर पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी ले लूं, फिर बहस में आगे बढ़ते हैं। सांखला साहब पहले आप बोलिए। सांखला साहब, एक एक करके सबकी टिप्पणी ले लूं, फिर बहस में आगे बढ़ता हूं। अपनी बात कहिए सांखला साहब, 30 सेकंड में। बहुत लंबे समय से इंतजार था राजस्थान की जनता को भी कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, और इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हमारे CWC के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करके और यहाँ से फीडबैक भी लिया जा रहा था, और CM साहब से भी और वरिष्ठ नेताओं से भी बराबर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद अंततः आज मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ और 30 की कैपेसिटी थी। 30 आज पूरे मंत्री राजस्थान की सरकार के अंदर बना दिए गए, और विशेष तौर से इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया जो मंत्री परिषद के अंदर अनुभव की कोई कमी नहीं है, अनुभवी लोगों को अधिकतर शामिल किया गया है, और जातिगत आधार पर भी इसमें विशेष तौर से ख्याल रखते हुए आज हमने करीब 4 दलित मंत्री इसके अंदर शामिल किए गए। ठीक, महिलाओं की संख्या भी 3 के आसपास महिला मंत्री भी बने हैं। ठीक है, उस पर बात करेंगे अभी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जितने स्थान थे वो पूरे हो गए, अब सरकार फुल फॉर्म में काम करेगी, हर महकमे का अपना मंत्री होगा। एक मंत्री के पास अभी तक 2-2, 3-3 विभाग थे, वो स्थिति अब चूंकि बदल जाएगी तो बेहतर कामकाज हो पाएगा। मनीष पारिक साहब बोलिए संक्षेप में। भ्रष्टतम 3 मंत्रियों को हटा दिया, जो उन्होंने कोरोना काल में भ्रष्टाचार किया, जेबें भरी, उनकी छुट्टी करी, और जो नाथी का बाड़ा बनाया जिनको, उनको भी घर भेज दिया। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि बाकियों को बचा लिया गया, और हालात ये है कि इन लोगों को संगठन में पुरस्कार दे दिया तो कांग्रेस ने अपनी छवि दिखाई है। अभी भी जिनको लिया है वो दूध के धुले नहीं है। वाजिद अली कह रहे हैं विधायक जाहिदा सबसे भ्रष्ट विधायक है, और जो हमारे मंत्री बनाए हैं गोविंद मेघवाल जी, उन्होंने देवी देवताओं पर अनर्गल टिप्पणियां की है। महेश जोशी जी ने पट्टे काटे हैं जमीन में, खोर में, और सब भ्रष्टाचार के जो लोग हैं, इस कांग्रेस पार्टी दूध की धुल नहीं जाएगी। ठीक है, अवधेश आकोदिया जी कैसे देखें? जेपी जी देखिए, बहुत लंबे समय से खासतौर पर कांग्रेस के नेता, वर्कर सब इंतजार कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, और किसी की तरफ से नहीं। जो प्रभारी हैं राजस्थान के अजय माकन, उनकी तरफ से तारीख पर तारीख दी गई, लेकिन किसी न किसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार अटकता रहा। अंततः आज वो दिन आया जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और इसमें कोई दौराय नहीं है कि कई मंत्रियों के पास बड़े बड़े महकमे थे, काम का बोझ था,
तो जब सरकार में पूरे मंत्री बन गए, फुल कैपेसिटी में काम करेगी, तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार के परफॉर्मेंस, सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होगा। ठीक है, मनीष पारिक साहब, आप लगातार ये कहते हुए आए मंत्रिमंडल विस्तार को और पुनर्गठन को लेकर, आपको कांग्रेस में असंतोष दिखता है, कांग्रेस के धड़े दिखते हैं, आपकी स्थिति क्या है उस पर बाद में बात कर लेंगे। और इसके चलते आप ये कहते हुए आए थे कि मंत्रिमंडल विस्तार हो तो जाने दीजिए, 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार गिर जाएगी। अभी आप एक एक घंटे गिन रहे होंगे। नहीं, मैंने आपको कहा कि सीकर जिले से एक भी मंत्री नहीं बनाया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस ही कह रहे हैं। अच्छा। और ये टीकाराम जूली जी ने क्या बेईमानी करी है वो कांग्रेस के लोग बता रहे हैं, और वाजिद अली कांग्रेस के विधायक हैं, वही बता रहे हैं जाहिदा सबसे भ्रष्ट वो हैं। इसी तरह से मैंने आपको कहा कि सरकारी जमीन पर पट्टे काटना इनकी फितरत है, वो सब लोगों को मंत्री पद से नवाजा है। तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि सब तरफ भ्रष्ट रहेंगे तो मैं ईमानदार दिखूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 35,000 का था, 1 लाख रुपए में खरीदा, उसको इन्होंने गुजरात में प्रभारी बनाया है। तो ये कौन से दंडित कर रहे हैं कि उनको महिमा मंडित कर रहे हैं? ये आने वाले कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करो, तुम्हारे पाप धो देंगे, अगली बार जब एक्सटेंशन होगा नए आदमी ले आएंगे। और जिस तरह से ये काम हुआ है, इन्होंने कोरोना काल में जो अपराध किया है, 10,000 करोड़ रुपए की खान को 5 करोड़ में दिया है। ये कौन नहीं जानता है खान मंत्री आप इसलिए आपको ऐसा सपना आता था कि सीकर से कोई मंत्री नहीं रहेगा, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार गिर जाएगी। हमने कहा आपको लगता था कि वाजिब अली जाहिदा को मंत्री बनाया जाएगा और वाजिब अली उसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, इसलिए सरकार गिर जाएगी, ये सब था क्या? नहीं, ये नहीं, हमने कहा असंतोष की हद ये है। अभी रुकिए आप, कुछ समय लगता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो मनभेद है वो मतभेद से ऊपर है। और जो अभी भी आप देखेंगे सचिन पायलट इस मिनिस्ट्री में शामिल होने को तैयार नहीं हुए या उनको मनाया गया है, वो जाने। उप मुख्यमंत्री थे, नाकारा निकम्मा थे, हटाए गए हैं, निश्चित तौर पर बाहर बैठे हैं। और अब उनके 4 लोगों को ले लिया है, जैसे तैसे लीपापोती ये टाट के पैबंद लगाने की कोशिश करी है मखमल के कालीन में, लेकिन निश्चित तौर पर ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। गजेंद्र सकला जी रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं सवाल करूंगा, बोलिए। सर, ये हमारे भाजपा के साथी की बौखलाहट है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर वही सब कुछ है जिसे जनता चाहती है, जनता मानती है। आप लगभग 43 या 44 साल के अंदर मेरा जो पॉलिटिकल अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस सरकार ने जो 3 उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनावों के अंदर भारी जीत, लगातार एक से एक जैसे चुनाव बढ़ता गया और जनता की जीत और जनता का समर्थन मिला है। जनता के काम पर, सरकार के काम पर जनता ने मोहर लगाई है। और बीजेपी का उम्मीदवार तीसरे और चौथे नंबर पर यहां तक की जमानतें जब्त हुई है, उससे ये बौखलाहट है। और इस बौखलाहट का परिणाम एक अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं, जिसके ऊपर किसी तरह की कोई काम नहीं करना है उसको आरोप लगाओ। अभी चुनाव के अंदर न केवल राजस्थान, हिंदुस्तान के अंदर भी तमाम जगह इनको भूखी खानी पड़ी। डीजल, पेट्रोल और गैस इनके जी को रो रही है हिंदुस्तान की जनता, और इनको वो महंगाई नजर नहीं आ रही है। खाने का तेल आसमान छू रहा है, इनको वो नजर नहीं आ रहा है। आंखों के नीचे आज जनता जिस तरह क्यों कम किया? आप तो कह रहे महंगाई है ही नहीं, डीजल पेट्रोल महंगा है ही नहीं, गैस है, लेकिन जनता का जब तमाचा, जनता का तमाचा इस केंद्र की सरकार के मुंह पर पड़ा, तब जाकर के गैस समझ में आ गया। अब 2 दिन में आप देख रहे गैस की रेट भी कम हो रही है। आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, 250 से 300 रुपए ये घुट्टे फिर सरकार टेकेगी और डीजल की रेट फिर गैस की रेट 250 से 300 फिर कम करेगी। क्यों? आगामी उपचुनाव है और उपचुनाव के अंदर जनता के बीच में इनको जाना है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है और अहंकार की सरकार है। इसको जनता ने बूतोड़ तमाचा के साथ इनको नवाजा है और अभी इनके अंदर बौखलाहट है। और ये बौखलाहट 2023 में बताएंगे, 2024 में बताएंगे। और अभी हाल ही में यूपी का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव की जो बौखलाहट है इनके अंदर नजर आ रही है। भाजपा के लोग ये भी कहते हैं साखला साहब कि अगर हमारे ऊपर समझौते की राजनीति का आरोप लगता है तो समझौते की राजनीति के आरोप से कांग्रेस कैसे बची हुई है? आज के मंत्रिमंडल को लेकर भी भाजपा ने बार बार ये कहा कि जिनको आपने पिछले साल बर्खास्त किया था आज आपको वापस लेना पड़ रहा है। भाजपा ये कहती है कि क्या ये समझौता नहीं है क्या? सर, राजनीति के अंदर कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। समय परिस्थितियों के अनुसार जनता की सेवा करने के लिए जो निर्णय लेने पड़ते हैं, छाती पर पत्थर रख करके भी निर्णय लेने पड़ते हैं, तो निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन उद्देश्य जनता को राहत किस प्रकार से मिलनी चाहिए, जनता किस प्रकार से राजी रहेगी, उनके कमजोर व्यक्ति है, दलित है, पीड़ित है, उसको हम कैसे सुरक्षा दे सके, उसका हम कैसे संबल बन सके, उसके हम कैसे आंसू पहुंच सके, इस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस काम करती है। 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे,
इस तरह के जुमले किसानों और को फिर माफ बाद कर में देंगे, सरकार के 3,000 जिम्मेदार लोग खड़े होकर कहते सब ये तो लोगों को जुमले माफ थे। देंगे। इस तरह के जुमले ये देने आपने कांग्रेस कहा, विश्वास नहीं करती, राशन तक नहीं कांग्रेस दिया, काम आपने करने में दाल खा विश्वास रही है, रखती दाल है। जो उठा के और खाए। देश के आंगनबाड़ी प्रधानमंत्री ने बांट दिया, कोविड काल के अंदर गर्भवती राजस्थान गर्भवती स्त्रियों ने के बांट दिया चिकित्सा गायों को। मॉडल और की ये तारीफ कह रहे हैं, की। रिलीफ इसका दे रहे हैं। मतलब या तो देश ये का सरकार प्रधानमंत्री है, टूटा तो है माँ बहनों और की या चीज हमारी का कार्यशैली राजस्थान के में गलियारों में नहीं परिवर्तन है। दोनों में से दोनों वाला बात एक साथ नहीं आप हो बताइए, सकती। सांकला जी गाल बजा रहे हो। ये कहने की महिलाओं बातें पर हैं, अत्याचार अब ये राजस्थान बौखलाहट में है, हुए हैं, खिसियाई उसका मिनिस्टर कौन है, धब्बा नोचे, उसका जिम्मेदार कौन जनता है? के अंदर वो इनका आप विश्वास खून माफ खो हो चुका गए है। या उस लड्डू स्थिति खा के रहे हो अंदर ये आकर आप के लड्डू खा हर रहे हो, उन चीज लोगों में को न्याय तब्दीली दिलाओ नजर आ जो रही है। कोरोना से अरे मर गए। लड्डू खाने के लिए जिनको जनता कभी ने हमें संजीवनी, लड्डू खाने जिनको जैसा कभी बनाया है, संजीवनी योजना इसलिए का लड्डू लाभ खा नहीं रहे मिला। आपको आपने खंबा नोचने के लिए साइन कराए, खंबा इस पे नोचो साइन कर दे, आगे खंबा से नसीब, सवाल नहीं हमें करूंगा। लड्डू नसीब। आपने सुनिए, 70,000 सुनिए, के आप बिल को सुनिए। 7,000 रुपए दिए, अवधेश आपको दे चिरंजीवी दीजिए। योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिला, उसके लिए लड्डू खा रहे हो ठीक है आप, सर, इसलिए अवधेश- मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक, अवधेश आपको दिया जी। सत्ता पक्ष इसको मजबूती का मंत्रिमंडल बता रहा है, विपक्ष इसको मजबूरी का मंत्रिमंडल बताता है। क्या मजबूती देखी जा सकती है इसमें और क्या मजबूरी देखी जा सकती है? जेपी जी देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जैसा सांकला साहब ने भी कहा कि कई बार दिल पर पत्थर रखकर फैसले करने पड़ते हैं राजनीति में, समय और परिस्थिति के हिसाब से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट की अगुवाई में 18 विधायकों ने बगावत की थी, वो बाद में उनकी घर वापसी हुई। और जो दूसरा खेमा है वो लगातार ये बात कहता रहा था कि जिन लोगों की वजह से सरकार बची है उनको ज़्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए, और जिन लोगों की वजह से सरकार पर खतरा आया और यहाँ हम एकजुट रहे इसलिए सरकार बच गई, तो ऐसे लोग जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की उनको तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उनको मिली है। अब कितनी मिली है उसकी तुलना भी जरूरी है, क्योंकि जब बगावत हुई थी तो सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, साथ में पीसीसी चीफ भी थे, और उनके साथ 2 कैबिनेट मंत्री थे। अब स्थिति क्या है, पीसीसी चीफ नहीं है कोई भी, डिप्टी सीएम भी कोई नहीं है, 3 कैबिनेट मिनिस्टर उनके खेमे के हैं। हालांकि उसमें से एक जो है वो खेमा बदल चुके हैं, ये सबके सामने है, और 2 उनको राज्य मंत्री और मिले हैं। तो यदि हम तुलना करते हैं पिछले उससे, उनकी जो पोजीशन थी उसके हिसाब से तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन बगावत जितना बड़ा कृत्य करने के बाद भी उनको यहाँ एडजस्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि पार्टी उनको दरकिनार करने के मूड में तो नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत के साथ जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है पार्टी का, वो बरकरार रहेगा। कमान उनके हाथ में ही रहेगी, नेतृत्व उनका ही रहेगा, उनको सिर्फ एडजस्ट किया जाएगा। ठीक। सांकला साहब, भाजपा तो आरोप कर चलिए लगा ही रही है, आपकी प्रतिपक्षी पार्टी है, लेकिन ये सवाल बाकी दूसरे तबकों से भी उठाया जाता है, जो निष्पक्ष लोग हैं उनको भी लगता है कि 2 खेमे जिसके बारे में बार बार कहा सुना पढ़ा आपके नेताओं द्वारा भी बोला जाता रहा है, उसमें से दोनों तरफ के प्रतिनिधि अब एक जाजम पर बैठेंगे मंत्री के तौर पर। चलिए ठीक है कि आप इसको सार्वजनिक बहस मुबाहिसों में तो खारिज कर दें, कोई गुटबाजी नहीं है, वो अपने आप को एहसास महसूस नहीं करेंगे क्या एक दूसरे के प्रति? उनकी लॉयल्टीज अलग अलग जगह होंगी, तो क्या ये एक अपने आप में एहसास करने वाली बात नहीं होगी? शर्मा साहब, गुटबाजी का सवाल नहीं है। हाँ, हमेशा जब एक बहुत बड़ा कुनबा होता है, बहुत बड़ा समुदाय होता है, तो उनमें विचारों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2018 के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ, सब लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। हमारी 22 सीट थी, कांग्रेस के प्रयास हुए, संगठन के प्रयास थे, नेताओं के प्रयास थे, और मिलकर के राजस्थान की जनता ने विश्वास व्यक्त किया और कांग्रेस की सरकार बनी। हाँ जी। सरकार बनने के बाद में सब लोगों ने बैठ करके निर्णय किया, मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल के अंदर काम हुआ, लेकिन निश्चित रूप से जिन लोगों ने सत्ता में न रह करके बाहर विपक्ष की समय में संगठन में रह करके जो काम किया, वो गाए बगाए इस बात को उठाते रहे कि संगठन के लोगों को भी सत्ता के अंदर भागीदारी मिलनी चाहिए, और ये उठाना कहीं गलत भी नहीं है। और इन बिटवीन पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के माध्यम से आवाज उठनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने कह दिया उसी बात को मान लिया गया, उस बात की भूमिका को बहुत बड़ा किया गया और उससे एक माहौल बिगड़ने की स्थिति बनी। लेकिन समय रहते हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को सारा कंप्रोमाइज कर लिया, सेट कर दिया, आपस में अब किसी प्रकार की कोई रिफ्ट नहीं है। सब लोग मिलकर के, हमारा टारगेट 2023 है कि जो हर साल सरकारें हर 5 साल में बदलती है, इस बार कांग्रेस इतिहास रचेगी कि सरकार नहीं बदलेगी, कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करेगी। और ये जनता का मानस आप उपचुनाव में लगातार देखते आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है जनता का समर्थन बढ़ता जा रहा है और बीजेपी को हाशिए पर छोड़ती जा रही है जनता, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मित्तल साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी हाँ जी। लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ने आज वो दिन देखा होगा मित्तल साहब, जब अशोक गहलोत साहब भी खुश हैं और सचिन पायलट साहब के चेहरे पे भी मुस्कान है। बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
ये 2023 के चुनाव के लिहाज से कितनी चिंता बढ़ाता है भाजपा की? जेपी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो है वो दोनों के चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सचिन पायलट अब तक ये कहते रहे कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राज में संघर्ष किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उनको सम्मान मिलना चाहिए और जो सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए मंत्रिमंडल में वो होनी चाहिए। लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि अब प्रदेश के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, और उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब होता है जब अखबारों में ये छपता है कि ये पायलट का गुट है या किसी और का गुट है। मतलब अब वो सब चीजों को नकार रहे हैं। तो ये जो आज उन्होंने जो बात कही है उसके संदर्भ में देखा जा सकता है कि 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने क्या प्रक्रिया अपनाई है और कितनी मजबूत स्थिति हुई है। लेकिन सचिन पायलट ने आज एक और जो महत्वपूर्ण बात कही, उसको कांग्रेस के राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रूप से माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी और उसने जो निर्णय लिए उसी का परिणाम है कि आज ये मंत्रिमंडल आया है। उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला राजनीतिक नियुक्तियों, संसदीय सचिवों की नियुक्तियों, उसमें भी अपनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के सचिन पायलट के को जो उन्होंने अपना पक्ष रखा, जो वो चाहते थे, आकोड़िया साहब ने जो भी बात कही है मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो वो चाहते थे शायद करीब करीब वैसा ही हुआ है। जिस प्रकार से 18 विधायक पिछली जुलाई में दिल्ली गए थे, उसमें से आज 5 मंत्री बने हैं। तो ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है सचिन पायलट ने जो बात रखी है उसके मुताबिक सारा निर्णय हुआ। लेकिन इसके साथ ही अशोक गहलोत का जो पक्ष रहा है वो भी अपने आप में मजबूत रहा है। जो 2 मंत्रियों को, 3 मंत्रियों को जो हटाया गया उनके कारण सबको पता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी मंत्री को नहीं हटाया गया है। और जो 30 के 30 जो पद भरे जाने थे, मुझे लगता है कि उसमें अशोक गहलोत साहब ने पूरी इस बात की कोशिश की है कि जिन लोगों ने सरकार बचाई उन सबको उसमें शामिल किया जाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम एक महेश जोशी का है। महेश जोशी को हम सब जानते हैं कि महेश जोशी ने पुलिस में FIR दर्ज कराई थी जब सचिन पायलट के लोग दिल्ली चले गए थे। इवन सचिन पायलट को भी क्या नाम से पुलिस ने नोटिस जारी किया। तो उन महेश जोशी साहब को आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो आपने जो बात कहा कि दोनों मुस्कुरा रहे हैं, वो दोनों इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि दोनों की बातें पूरी हो गई है और दोनों का मान सम्मान है, मुझे लगता है शायद बरकरार रहेगा। उदय शाकोदिया जी, ये बात मित्तल साहब ने भी कही है और ये बात सबके लिए बहुत सिग्निफिकेंट बात थी। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। कामकाज को लेकर भी बहुत सारे मंत्रियों को लेकर ये बातें थी कि उनका कामकाज उस तरह का नहीं है कि उनको कंटिन्यू किया जाए आगे। लेकिन ये सब मैसेज का खास ख्याल रखा गया है। ये समझ में आता है क्या कि ये मैसेज नहीं चला जाए कि किसी व्यक्ति को जो लॉयल था उसका हाथ छोड़ दिया गया? बिल्कुल जेपी जी, आप ठीक कह रहे हैं। और आला कमान ने जो पूरा फॉर्मूला तैयार किया मंत्रिमंडल विस्तार का, उसमें दोनों खेमों के लिए विन विन सिचुएशन है, ये दिखाने की कोशिश की गई। क्योंकि इधर से मंत्रियों को हटाया जाता और जिनके हटाए जाने की चर्चा थी वो कौन लोग थे उनके बारे में सबको पता है। तो उनको खेमा बदलने का, दूसरे खेमे की तरफ निष्ठा दिखाने का कोई उनको दंड नहीं दिया जाए, आला कमान ने इस बात का ध्यान रखा है। दूसरी तरफ पायलट खेमे के 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान देके उनको भी संतुष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन क्या ये सब करने के लिए ही पिछले साल जुलाई में बगावत हुई थी? क्या ये सब करने से जो खींचतान है दोनों खेमों के बीच में वो थम जाएगी? जैसा सचिन पायलट आज दावा कर रहे थे कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई खेमेबाजी नहीं है, और मीडिया में इस तरह की बातें आती हैं तो उनको आश्चर्य होता है। तो क्या ये थम जाएगी? क्योंकि जो लड़ाई शुरू की गई थी, बगावत हुई थी, वो तो मुख्यमंत्री बदलने के लिए हुई थी। तो क्या इस पड़ाव से शांति आ जाएगी? क्या गुटबाजी थम जाएगी? या अभी सिर्फ माहौल शांत हुआ है कुछ समय के लिए, जैसे जैसे 2023 का चुनाव नजदीक आएगा, 2023 नजदीक आएगा, फिर से खींचतान साफ तौर पर ऊपरी तौर पर भी दिखाई देने लगेगी और गुटबाजी बढ़ेगी। क्योंकि सवाल यहाँ पर कुछ लोगों को एडजस्ट करने का नहीं है, सवाल नेतृत्व का है। ठीक है, वरुण जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? डॉक्टर वरुण पुरोहित, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी जी। ये जो स्थितियां बनती हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में, उसको लेकर के ये भी कहते हैं विश्लेषक कि साहब 2020 में जो जुलाई में जो कुछ हुआ उससे पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना फ़र्क है मंत्रिमंडल की शेप में और जो 2 ध्रुव माने जा रहे हैं उनके संतुलन में। तो फिर अगर परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं तो फिर आगे जा कर के परिणाम भी वैसे के वैसे ही होंगे या उनका जो रिपरकेशन है वो भी उसी तरह का होगा। वरुण पुरोहित जी।
जेपी शर्मा जी, मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन हुआ है बड़ा संतुलित और बड़ी कवायद करके लगता है, उसका परसेप्शन ऐसा ही आया है। लेकिन इसमें जो छाप है वो प्रियंका गांधी के विचारों की छाप है, उसकी शेडो है। आप देखिए महिलाओं को इसमें इंडक्ट करना और जो शेड्यूल कास्ट जैसे आपने चन्नी को इन्होंने बनाया पंजाब में, उसमें प्रियंका गांधी जी का ही से लग रहा था। उसी हिसाब से जाटों को, जैसे जाट हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के कैप्टन साहब को हटाने से नाराज नहीं हो जाए, इसलिए जाटों को प्रतिनिधित्व दिया। मुझे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग लगती है आगामी चुनाव जो हो रहे हैं अभी फरवरी मार्च के लिए। अब ये जो बार बार बात आ रही है, कुछ मंत्री भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं 2023, इसका मतलब क्या 2023 तक यही मंत्रिमंडल रहेगा? तो जिन विधायकों को मौका नहीं मिलेगा तो स्वतः ही असंतुष्ट, उनमें से कुछ असंतुष्ट हो जाएंगे। तो 2023 तक यही मंत्रिमंडल रहेगा, इसका संदेश कैसे जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जो फरवरी मार्च के चुनाव है उसके बाद फिर वापस से एक एक्सरसाइज की जाएगी। क्योंकि जैसे महेश जोशी जी की बात अभी इन्होंने की, महेश जोशी जी को एलिवेट इसलिए किया गया है कि जो अपना पूर्वी राजस्थान है, इसमें पंडित नवल किशोर शर्मा के बाद ब्राह्मणों का के एक प्रतिनिधित्व नहीं था कांग्रेस में, ब्राह्मण उपेक्षित महसूस कर रहा था। अब वो कितना सफल होंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों की इस समय पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो उसको इंप्रेस करने के लिए भी ये किया गया है। इसलिए 2023 तक चलेगी यही मंत्रिमंडल चलेगा, ये मुझे नहीं लगता है। ये मार्च अप्रैल के जो चुनाव होंगे उसके बाद मंत्रिमंडल में फिर हेरफेर हो सकता है। और ये मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है, कांग्रेस संगठन का तो हुआ ही नहीं है। तो कांग्रेस संगठन का कार्यकर्ता कौन? जो सचिन पायलट जी के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्यकर्ता है, अशोक गहलोत जी के साथ जुड़ा हुआ है? अगर दोनों के सर्टिफिकेट नहीं मिलते तो क्या वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है? इनसे पहले से जो करता रहा है कांग्रेस के को 50 साल से, 30 साल से, 40 साल से, वो जो कार्यकर्ता है उसको वो कैसा महसूस करेगा? उपेक्षित महसूस करेगा या उसको भी मुख्य धारा में लाया जाएगा? ऐसी नियुक्तियां तो बची नहीं है। फिर भी अब जैसे भी बोर्डों की नियुक्तियां होंगी उससे संदेश जाएगा। उसके बाद मनीष पारिक जी जो कह रहे हैं उनको तो लड्डू खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक विधायक टूट के नहीं जाए। वो परसेप्शन भी आप जो 18 महीने पहले कह रहे हो, बीजेपी की जो पोजीशन थी राष्ट्रीय स्तर पर, वो महंगाई के कारण, किसान आंदोलन के कारण आज ऐसी नहीं है कि सारे विधायक टूट के इनके साथ जाएं। उसकी बजाय जैसे तृणमूल में लोग जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में या दूसरे इलाकों में, तो दूसरी पार्टियों का जरूर दामन थाम सकते हैं कुछ विधायक या कोई नेता। ये स्थिति आज की है। ठीक, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, प्राइम डिबेट जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप प्राइम डिबेट देख रहे हैं। मित्तल साहब, आपके पास आ रहा हूँ। आगे बहस में बढ़ूँ उससे पहले एक छोटा सा सवाल जो लोगों के मन में सहज जिज्ञासा थी कि हर बार मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होता है, जिस भी सरकार में होता है, आखिरी वक्त तक उत्सुकता बनी रहती है कौन कौन मंत्री बनेगा, किस किस के पास फ़ोन आ गया, किस किस को लाल बत्ती मिलने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग से लेकर बाकी सब जगह फ़ोन घुमाए जाते हैं कौन मंत्री बन रहा है। इस बार एक घटनाक्रम कुछ अलग तरह का रहा। आज पीसीसी चीफ ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी एक दिन पहले कि कल ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन सबको बधाई। इसकी कोई सिग्निफिकेंस है क्या? इसका कारण जो रहा वो यही रहा कि क्या नाम से जो दोनों गुट थे जिनको सचिन पायलट नकार रहे हैं, सचिन पायलट के लोग और अशोक गहलोत जी के लोग, वो दोनों के लोग थे, उनका समावेश हो रहा था और दोनों को किसी को ऐतराज नहीं था। इसलिए बात अब कोई छिपाने की थी नहीं इसके अंदर। और ये जेपी जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि इस पूरे मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के अंदर आप ये देखिए जो 13 निर्दलीय विधायक हैं उनको कोई मौका नहीं दिया गया है। अब स्वाभाविक है कि वो 13 निर्दलीय विधायक आपके साथ थे। बताना चाहते हैं कि 3 विधायक दिल्ली चले गए थे जिनके लिए कहा गया कि पायलट साहब के साथ हैं, लेकिन वो पायलट साहब के साथ असल में थे नहीं। उनके खिलाफ चूंकि यहाँ FIR लॉन्च हो गई थी तो इसलिए वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली चले गए। और उन्होंने उन दिनों 2-3 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री जी को फोन करके ये कह दिया था कि हम तो आपके साथ ही है। तो इसलिए माना यही जाएगा कि 13 के 13 विधायक सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन उसमें से एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया। इसी प्रकार जो बसपा से जो 6 विधायक आए उसमें से सिर्फ राजेंद्र गुड़ा को बनाया गया। और राजेंद्र गुड़ा को बनाने का सबसे बड़ा जो कारण है जो मेरे समझ में आता है वो ये है जेपी जी कि जब मायावती जी ने ये आरोप लगाया, अशोक गहलोत जी ने व्यक्तिगत नाम लेके आरोप लगाया कि उन्होंने पहले भी हमारे साथ ऐसे किया था और इस बात भी हमारे 6 के 6 जो है वो विधायकों को हड़प लिया है, तब राजेंद्र गुड़ा पहले विधायक थे जिन्होंने कहा कि मायावती जो है पैसे लेके टिकट देती है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम जो अशोक गहलोत जी का बचाव जिस दृढ़ता के साथ में राजेंद्र गुड़ा साहब ने किया, उसी का परिणाम रहा कि 6 में से सिर्फ 1 विधायक को बसपा से जो आए हुए हैं उनमें से उनको मंत्री बनाया गया। अब रहा सवाल निर्दलियों का, तो देखना पड़ेगा कि निर्दलियों को किस प्रकार से समायोजित किया जाए।
और बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण बात है। और अवधेश शाकोदिया जी, बहुत संभावना इस बात की है कि निर्दलीयों में से किसी एक को या दो को या तीन को चार को अगर मंत्री बना दिया जाता, जैसे कुछ नामों की चर्चा हो रही थी, महादेव सिंह खंडेला का, बाबूलाल नागर का, कुछ लोगों की चर्चा थी कि इन लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे जो अभी बचा गया है मंत्रिपरिषद में, तो अब कोई गुंजाइश है नहीं, और बहुत संभव है कि इनको राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया जाए। लेकिन ये एहतियात दिखती है क्या कि किसी एक को बनाया जाएगा तो बाकी लोग नाराज होंगे? बहुत एहतियात दिखती है। जी देखिए, जहाँ तक निर्दलीय विधायकों का सवाल है, निर्दलीय विधायकों का यही नहीं, पूरे देश का पैटर्न आप देख लीजिए। जिसकी सरकार होती है उसके साथ वो रहते हैं, क्योंकि उनका कोई पार्टी का बैकग्राउंड नहीं है, उनको अपने क्षेत्र में काम कराना है, पैसे सैंक्शन कराना है, कोई योजना का लाभ लेना है, तो सरकार के साथ रहना उनकी मजबूरी है। अब वो कहीं यहाँ राजस्थान में इस तरह की इक्वेशन भी नहीं है, जो अंक गणित है वो ऐसा भी नहीं है कि निर्दलीय चले जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, जैसी मुख्यमंत्री की मंशा है, वैसा करना, उसको मानना उनकी मजबूरी है। अब निर्दलीय में से कुछ लोग पहले से मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं, पहले वो कुछ मंत्री भी रहे हैं, कुछ संसदीय सचिव रहे हैं। तो ऐसे यदि एक दो लोगों को मौका मिलता है तो उन्हीं को मिलेगा जो मुख्यमंत्री के पहले से गुड बुक में रहे हैं। ये आप राजनीतिक नियुक्तियों की बात कर रहे हैं? हाँ, राजनीतिक नियुक्तियों, क्योंकि मंत्रिमंडल में तो अब कोई स्पेस बचा नहीं है, वहां तो बिल्कुल फुल हो गया है मामला। तो राजनीतिक नियुक्तियों में ऐसे लोगों को भी सभी 13 निर्दलियों को एडजस्ट नहीं किया जाएगा? नहीं, सभी को नहीं किया जा सकता। जो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के पहले से पसंदीदा रहे, चाहते रहे, उनको संसदीय सचिव या सलाहकार, जैसा मुख्यमंत्री ने आज खुद कहा, उनको वहां पर मौका दिया जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर वरुण पुरोहित, आपने अभी प्रियंका गांधी की और उत्तर प्रदेश की बात की। जो मंत्रिमंडल का नया चेहरा है उसमें किसान वर्ग को प्राथमिकता है। आपने कहा उसमें महिलाओं के 3 चेहरे शामिल किए गए हैं। एससी को मुझे लगता है कि अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ाया गया, प्रमोट किया गया कैबिनेट में, और इस बात को अंडरलाइन भी किया आज सचिन पायलट ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो एससी, महिला, किसान, जो कि अभी भाजपा से जिनका कहा जा रहा है कि दूरी बन गई है, यूपी का यही मॉडल क्या राजस्थान में उतारने की तैयारी है इस तरह से 2023 में? वरुण पुरोहित जी। देखिए, मैंने आपको यही कहा, ये जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है या एक्सटेंशन हुआ है, पुनर्गठन तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो पुराने मंत्री में से किसी को हटाया नहीं, एक्सटेंशन किया गया है। इसमें प्रियंका गांधी की जो भी सोच है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, जो उत्तर प्रदेश में वो कार्यवाही कर रही है, जो उन्होंने पंजाब में करी, वही राजस्थान में रिफ्लेक्ट कर रही है। और मैं जहां तक समझता हूं, अगर ये इनका एक्सपेरिमेंट, राजनीति में तो एक्सपेरिमेंट होता है, जो सक्सेस हो गया वो सिकंदर हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो फरवरी मार्च में अगर वो इनका जो पैटर्न जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो सक्सेस होता है, पंजाब में थोड़ा बहुत, यूपी में सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये राजस्थान में इसी पैटर्न पे चलेंगे। अब जहां तक मैं ब्राह्मणों की उपेक्षा की बात कर रहा हूँ, एक जमाने में ब्राह्मण जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, कांग्रेस उस जमाने में डिफिकल्ट भी नहीं हुआ, ब्राह्मणों के कंट्रोल में कांग्रेस पार्टी थी, जब कांग्रेस कभी इतनी पिछड़ी नहीं जो आज इस हालत में पहुंच गई। तो ब्राह्मणों को इनको साधना बड़ा आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भी पता लगेगा। महेश जोशी जी का इंक्लूजन इसीलिए किया गया है, पर्टिकुलर ब्राह्मणों की बात पूर्वी राजस्थान में ब्राह्मण बहुत आए। महेश जोशी जी को यहाँ कैबिनेट में जगह दे देने से क्या उस रिक्तता की पूर्ति हो जाती है जो आप जयपुर से शुरू करके बूंदी, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर चले जाइए। राजीव दीक्षित किसी जमाने में भरतपुर में हुआ करते थे, बनवारी लाल शर्मा जी की फैमिली हुआ करती थी, नवल किशोर शर्मा और ममता शर्मा बूंदी में। इनमें से एक भी अभी कांग्रेस में किसी स्थापित जगह पे नहीं है। तो ये शून्य भरने के लिए इतना काफी है क्या? मैंने यही कहा है, आने वाले दिन बताएंगे। महेश जोशी जी शून्यता को नवल किशोर शर्मा जी की भर देते हैं कि नहीं भर देते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ये मंत्रिमंडल 23 तक कह रहे हैं, 23 तक चलेगा कैसे? मैंने पहले कहा 23 तक अगर इनको कर दोगे तो बाकी विधायकों का क्या होगा? आज की राजनीति में किसी का कंट्रोल नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी जैसी डिसिप्लिन पार्टी में ही कंट्रोल नहीं रहा तो कांग्रेस में कैसे कंट्रोल होगा? कोई ना कोई पार्टी, सब अपनी राजनीति के लिए आए, कोई भजन करने आया नहीं है। तो जिस विधायक में ऐसा लगेगा कि मैं दूसरी पार्टी में जाकर के और अपना अस्तित्व बचा सकता हूं या आगे मेरी राजनीति चल सकती है, उधर जाएगा। असंतोष तो 10-15 दिन बाद जो राजनीतिक नियुक्तियां होंगी उसके बाद दिखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इसकी चिंता अभी बाकी है। सांकला साहब आपके पास आऊंगा ये सवाल लेकर, लेकिन पहले मनीष पारिक साहब, ये बात आप लोगों को चिंतित करती है क्या कि एससी को प्रमोट किया गया इस मंत्रिमंडल में, किसान वर्ग को प्रमोट किया गया, महिलाओं को प्रधानता दी गई? नहीं, इन्होंने अपने कांग्रेस के विधायक को प्रमोट किया है। जनता तो अभी अछूती है, जनता का तो रिएक्शन बाकी है।
और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये चाहे कितने ही गाल बजा ले, इकट्ठे हो ले, सबको मालूम है ये सब पार्टनर्स हैं। और जब इनकी छवि, मैंने आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, इतने सीरियस इन्फॉर्मिटीज के, इतने सीरियस करप्शन के चार्जेस जहां पे हों, उसके बाद ये कोई मायने नहीं रह जाता है कि कौन सी जाति का आदमी वहां बैठा है। अगर वो सब चोर चोर मोसेरे भाई का विषय चलेगा तो मुझे लगता है जनता को तो पता ही है। और जो रिलीफ मिलने चाहिए थे, सबसे महंगी बिजली खरीदी है उसने, सबसे महंगा पेट्रोल पाया है उसने, वहां पे मुसीबत उठाया है, राशन के गेहूं नहीं बटे, मोदी जी ने दिए, वो जनता तक पहुंचे ही नहीं, उनको गाय खा गई। कैसे 2-2 करोड़ की दालें खराब हुई है। लोगों ने देखा है कोरोना में अपने गहने बेचे पत्नी ने, तब इलाज हुआ है पति का। 15-15 लाख रुपए के पेमेंट हो रहे हैं और वहां पे ये संजीवनी योजना के गाल बजा रहे हैं। 800 रुपए ले रहे हैं लाइन में लगा के लोगों को, और वहां 700 रुपए भेंट कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं दस्तखत कर दो, अब आगे पैसा नहीं मांगूंगा। वो सब कागज लोगों के पास हैं। जब वोटों का नंबर आएगा तब इनको पता चलेगा कि ये केवल सत्ता का बंटवारा ही राजनीति नहीं होती है। जब केंद्र के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तब ये कृषि कानूनों की बात कर रहे थे, तब ये राफेल समेत दूसरी बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, तब आप कह रहे थे ये सब फालतू बातें हैं। देखिए हमने कितना अच्छा मंत्रिमंडल तैयार किया है और पिछड़ों को कितना बड़ा मौका दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ केंद्र के मंत्रिमंडल में, तब वो रेलेवेंट था। अब यहाँ अगर ये एससी को आगे बढ़ा रहे हैं तो रेलेवेंट नहीं है। जी मेरा निवेदन ये है जयप्रकाश जी कि परफॉर्मेंस बेसिस रहा। मोदी जी ने 2 बार ये बात किया है, मंत्रिमंडल का कुछ परिवर्तन किया है, परफॉर्मेंस बेसिस एस्पेक्ट था। और आपने देखा ऐसे लोग जो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाए, या मान लीजिए जिन्होंने इच्छा जताई कि मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूं, किसी और को मौका दीजिए, तो उन्होंने दिया। यह परफॉर्मेंस बेस नहीं है, यह तो करप्शन बेस है। जो 3 आदमी करप्ट थे, मोस्ट करप्ट, उनको हटाया है। और अब जो बच गए हैं, जिन पे ज्यादा आरोप नहीं है, उनको ढकाया जा सकता है, तो उनको जाति का नाम दे रहे हैं। यही तो बड़ी बात है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी ने परफॉर्मेंस बेस को एस्टेब्लिश कर दिया और इन्होंने करप्शन बेस को एस्टेब्लिश कर दिया। अच्छा मित्तल साहब, ये जो सवाल मैंने मनीष पारिक जी से किया और वरुण पुरोहित जी से जिस बारे में मैंने बात की, ये जो टारगेट वोटर्स हैं, एससी को प्रमोशन, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक, किसान वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक, और महिलाएं, अब चूंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का एक टिकट देने में को लेकर के भी वहाँ तय कर दिया गया है, महिलाओं पर फोकस है महिलाओं कांग्रेस का। ऐसी स्थिति में क्या ये 2023 के चुनाव में किस विचारधारा के साथ, किस रोड मैप के साथ पार्टी जाएगी, उसका रिफ्लेक्शन दिखता है क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी? मित्तल साहब। जेपी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत साहब ने और सचिन पायलट ने दोनों ने मिल के साथ जो पक्ष रखा होगा उसके मुताबिक सोशल इंजीनियरिंग की पूरी बात की गई है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना हो, एससी को देना हो, एसटी को देना हो, और जो किसान वर्ग है उसको देना हो, स्वाभाविक है ये किया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका फायदा 2023 के चुनाव होगा? अभी हम देखते हैं कि जो 6 महीने बाद ही राजस्थान में राज्यसभा के 3 सीटों के लिए चुनाव होने, मुझे लगता है कि उसमें जो बात निकल के सामने आएगी, चाहे वो निर्दलीय विधायकों की नाराजगी हो, चाहे वो बसपा वाले विधायकों की नाराजगी हो, वो सब सामने आएगी। अशोक गहलोत साहब का इस बात का पूरा प्रयास रहेगा कि तीनों की तीनों सीटें जैसे पिछली बार जीती गई थी वो इस बार जीती जाए। लेकिन हम देखते हैं कि पिछली बार निर्दलीय विधायकों का और बसपा वाले विधायकों का पूरी तरह इनको समर्थन था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि निर्दलीय विधायक जो है वो राज्यसभा के अंदर कांग्रेस को समर्थन देंगे। और ये जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, इसका एक दुष्परिणाम भी आज मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दौसा और भरतपुर जिलों के अंदर 3-3, 4-4 मंत्री बन गए, लेकिन वहीं अजमेर और सीकर जैसे जो जिले हैं उसमें वहां एक भी मंत्री नहीं है। तो इस विसंगति को कैसे पाटा जाएगा, ये आने वाले समय में पता चले। ठीक बात है। सांगला साहब, जैसा वरुण पुरोहित चिंता देखते हैं कि असंतोष अगर कहीं है तो वो तत्काल तो सामने नहीं आता, उसको आने में वक्त लगेगा, लेकिन आएगा सामने अगर असंतोष है तो। इस बात की चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल इस बात की चिंता करनी चाहिए, और इस बात की चिंता हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीनियर लीडर्स, सीडब्ल्यूसी के लोग इस बात को बराबर चिंता कर रहे हैं। और अभी कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि परफॉर्मेंस के आधार पर मोदी जी नियुक्त करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पर भी एससी का आदमी कोई परफॉर्मेंस दिखाई नहीं रहा है, सक्षम ही नहीं है। जैसे इन्होंने कहा एससी अछूती है, वास्तव में हम मानते हैं इन लोगों की सोच करनी और कथनी में अंतर है। आज भी इनके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर के घृणित भाव है, अछूत का जो भाव है, और इतनी सरकारें हिंदुस्तान के अंदर है, एक भी व्यक्ति अभी इनके मुंह से इन्होंने कहा अभी
तो कि मैंने कहा परफॉर्मेंस कि के आप आधार पर व्यक्ति नियुक्त थे। होता है, लेकिन वहाँ पे इसका अर्जुन मतलब राम हिंदुस्तान मेघवाल के जैसे अंदर मंत्री पहले कोई से भी मौजूद अछूत है, व्यक्ति, कि आपको नहीं कोई भी दिखाई दे दलित रहा है, व्यक्ति क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस आपकी के अंदर बनी इतना हुई है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि उसको performance मुख्यमंत्री है, बनाया जा इससे सके। पैसे कमा के देगा। ये आपके सामने आप बता दीजिए, आप बताइए। गाय बगाए, वो कहते हैं बताइए। मारवाड़ी में कहावत है, आप ओठे एक व्यक्ति कोठे पे होती है, करप्शन की ओठे आ बात जाती बताइए, है। सांकला साहब। इनका जो कोठे अब है बात वो ओठे करिए। आ रही है अब मैं कि आपको कोई भी बताऊंगा, दलित जो है अगर उसकी बीकानेर परफॉर्मेंस संभाग नहीं के है अर्जुन राम कि देश के मेघवाल अंदर मंत्री है मुख्यमंत्री केंद्र बनने के, काबिल तो हो। उनकी परफॉर्मेंस बेस पे ही वो बने अछूत है। हैं। और ये भी इसलिए आपके मैंने सामने आपको कहा कहा, है। जब अभी उन्होंने इन्होंने बात स्वीकार करी, किया आप है, जो ये तो इन घृणा लोगों फैला की रहे हो, तस्वीर और ये करीबी कांग्रेस जो पार्टी अंतर है, पिछले कई और सालों से चुनाव आ कर रही रही है, है, लेकिन इनकी मोदी भावनाएं है, लोगों ने कोई समझ चुनाव ली है, जीतते हैं। बरगलाना आप इनके आप फितरत घृणा में फैलाने है। से कुछ नहीं होगा। ये चाहते हैं अब ये मोदी कि का देश युग का है, संविधान जो मोदी है के युग इसको में बदल देश आगे करके बढ़ रहा है। और वही आप पुराण लोगों ने पद्धति जो का घासा लाकर के पट्टी लागू दी करना लोगों को, चाहते हैं। वो सांगला फिर साहब। आने वाले नहीं सांगला है। साहब। लोग और इसी समझ रहे हैं, आधार मेरी पर बात मैंने सुनिए। कहा, अरे उस आपने घटना को भी आप भूले नहीं होंगे अछूत है। जब आपकी अछूत पार्टी के है। नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को आज तक- नीच कहा आज था तक किसी- और नरेंद्र मोदी ने इस बात को उस वक्त आप लोगों ने कहा कि देखिए कैसा कैश कर रहे हैं, उनके स्लिप ऑफ टंग था कि उन्होंने नीच कह दिया। इसके बाद में वो कितना बड़ा मुद्दा बना था और उनको बार बार ये याद दिलाने का मौका मिला आपके शब्दों में और उन्होंने बार बार नहीं, ये आपके याद सामने दिलाया कि कह रहे साहब हैं अभी ये। मैं चूंकि नीची जाति जेपी से शर्मा जी आपके हूं, सामने इसलिए कह रहे इसलिए ऐसा हैं कहा कि मोदी मेरा जी विषय वो परफॉर्मेंस नहीं के आधार पर मैं भाई साहब मुख्यमंत्री बनाते सुनिए हैं। मेरी बात। राजस्थान छोड़ो देश अब का वो बात कोई भी सुनिए, व्यक्ति, अब सुनिए। कोई भी दलित परफॉर्मेंस नहीं है अब जो मुख्यमंत्री बन ये- सके। ऐसे नहीं है अर्जुन ये राम जो मेघवाल जी ये हमारे जो मिनिस्टर ये जो हैं। चिंता सुनिए अरे मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं आप यहाँ मैं। बैठ किसी के भी झूठ सूबे बोल रहे का हो। आप किसी झूठ भी बोल सूबे रहे हो। का नेतृत्व आपके करने आंखों के लिए आगे कोई कांटे दलित नहीं है लगे हुए और हैं। आज भी दलित के लिए अछूत की व्यवस्था है। और लोगों को अछूत की सोच है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक विश्वमन किया है, वही आप कर रहे हो यहाँ बैठ के। अब इस आपने तरह की मुस्लिम में बांटा, स्थितियां लोग बहुत आपने करीब से इसको देख रहे हैं। SC/ST में ये बांटा। बोखलाहट है, सारे ये आप बोखलाहट है। गांधी नंगा नाच कर सब्जी रहे हो। की जो सांगला नियुक्ति साहब। हुई है मुख्यमंत्री के रूप में, ये भारतीय जनता पार्टी की बोखलाहट जनता के बीच में स्पष्ट है और वो आते हुए समय में दिखाई देगी। ये कांग्रेसी भाषा हो सकती है, ये मेरी भारतीय बात कांग्रेस की नहीं, आप ये उसमें- सद्भाव की भाषा है। अरे ये- हमेशा तमाम 36 कौम सुनिए, सांगला जी, सुनिए। लेकर के चल रहे ठीक 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 सुनिए पारिक साहब सुनिए आप आज बहस को कहीं और ही लेकर के चले गए हैं और इस पर मैं नए सिरे से किसी दिन बहस रख लूंगा कि किसने अछूतों को बहुत मौका दिया और क्यों किसी जाति के नाम पर किसी व्यक्ति को आगे लाया जाना चाहिए। में सारे विधायक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। चूंकि अमुक जाति का है इसलिए इसको बनाओ, चूंकि अमुक जाति का है इसलिए इसको मुख्य सचिव बनाओ। अरे सुनिए मुनीश पारिक सुनिए, ऐसा क्यों होना चाहिए? मैं तो इस पर बहस करूंगा किसी दिन सांकला साहब आपसे, इस पर फिर किसी दिन। अब सुनिए ये जो अरे सुनिए ना मनीष पारिक, अवधेश आकोदिया जी, ये जो चिंता गहलोत कैंप को लेकर के कही जा रही है कि साहब उनके साथ बड़ा चैलेंज होगा कि अब राजनीतिक नियुक्तियों में किस तरह का बैलेंस आगे बिठाएं और जो निर्दलीय हैं उनको कैसे एडजस्ट करें। इसी तरह के अगर इस बात को, इस थ्योरी को अगर हम मानते हुए आगे बढ़ाते हैं बात को, तो इसी तरह की चुनौती क्या गहलोत कैंप के सामने नहीं है, जहां 18 व्यक्तियों में से 4-5 आदमी एडजस्ट हो गए, बाकी के जो लोग थे वो या तो खुद आगे बढ़ने के लिए गए थे या सचिन पायलट को आगे बढ़ाने के लिए गए थे, इन 4 व्यक्तियों को मंत्री बनाने के लिए तो नहीं गए थे। तो ऐसा असंतोष तो उधर भी होगा। बिल्कुल जेपी जी, असंतोष निश्चित रूप से होगा और उसका एक कारण ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले साल जुलाई में बगावत हुई थी, उसके बाद से लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं गाए बगाए कि जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिन लोगों की वजह से सरकार बची है, उनका मान सम्मान बराबर रहना चाहिए। लेकिन जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है, यदि सिर्फ उस पर बात करें हाँ जी। तो उनको उतना मान सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। यहाँ तो बगावती खेमे को संख्या ज्यादा मिल गई यदि आप रेशो वाइज बात करें तो। हाँ जी। अब 2 और बड़ी चीजें और होने वाली हैं, राजनीतिक नियुक्तियां और संसदीय सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार, जैसा मुख्यमंत्री ने खुद दावा किया। हाँ जी। अब उसमें कितने लोगों को वो एडजस्ट कर पाते हैं और एडजस्ट होने के बाद भी कोई असंतुष्ट रहता है तो वो कितनी बड़ी चिंता और चुनौती है मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, कोई भी जब तक असंतोष इस लेवल पर नहीं पहुंच जाए कि बगावत हो जाए और उस बगावत से सरकार को नुकसान हो जाए, वो ऐसी स्थिति कब आती है जब कई सारे विधायक ग्रुप में एक साथ बगावत करें। उस ग्रुप बनाने के लिए उनकी कोई मंशा होनी चाहिए, दूसरी तरफ से ऐसा कोई ऑफर होना चाहिए कि वहां पे उनको मिल सकता है और उनका एक लीडर होना चाहिए। जैसे पिछले साल जुलाई में आपने देखा कि सचिन पायलट की अगुवाई में 18 विधायकों ने बगावत की। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आगामी 2 साल में ऐसा कुछ होने वाला है। विधायकों का असंतोष हो सकता है, कुछ लोग मुखरता से बोल भी सकते हैं। बिल्कुल। जातिगत संतुलन को लेकर के आप बहुत अभी खिन्न दिखे सांखला साहब। क्षेत्रीय संतुलन को लेकर भाजपा बार बार सवाल उठा रही है और वो अपनी जगह उठाए, लेकिन एक सामान्य समझ ये कहती है, और खासतौर पर मेवाड़ की बात कर लेते हैं जिसको राजस्थान की सत्ता का द्वार कहा जाता है, जहां से अभी अभी उपचुनाव जीत करके आप उत्साहित हैं, वहां से केवल 1 मंत्री, दौसा जैसे जिले से, छोटे से जिले से 3-3 मंत्री,
भरतपुर जैसे जिले से 4-4 मंत्री। ये जो मजबूरी है ये आपको किस तरह का फायदा देगी उन जिलों में जहां से आप नहीं प्रतिनिधित्व दे पाए, वहां के मुद्दे कौन उठाएगा सांखला साहब? जेपी शर्मा जी, मेन बात यह भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी भी है कि हम 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। दूसरी बात यह भी है, जातिगत समीकरण को भी देखना जरूरी है, आगामी 2023 के चुनाव को देखना भी जरूरी है। अभी हमारे पास संसदीय सचिव की और मुख्यमंत्री सलाहकार के लोग और राजनीतिक नियुक्तियां, तीनों पक्ष हमारे पास मौजूद है। इन तीनों के अंदर बराबर अभी आप देखोगे जो अंचल बच गया है, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, जो अंचल नेतृत्व से बच गया है उनको इसके अंदर हर हाल के अंदर नेतृत्व दिया जाए, जिससे वो उस कड़ी में खड़े होकर के भी अपना काम कर सके, क्योंकि सबको मंत्री पद मिलना संभव नहीं है, ये बात निश्चित है। और उस कंडीशन के अंदर ये एक रास्ता भी है, इन रास्तों के माध्यम से, राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से हम नेतृत्व देने की कोशिश करेंगे, जिससे उनको भी काम कर अपने क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए प्राथमिकता मिले और उनके लिए भी काम उनके अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए जनता के कामों पर वो खरा उतर सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। होगा उसे किसी व्यक्ति